सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 21 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेज में हाईलाइट करा है हंटिंग को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों जगत के लिए अपने आप में चिंता का विषय है। टाइगर स्किन के लिए और बाकी जानवरों के लिए भी वाइल्ड लाइफ को अंधाधुंध मारा जा रहा है। एक पूरा बड़ा नेटवर्क चल रहा है, इंटरनेशनल नेटवर्क है, हवाला नेटवर्क्स, डिजिटल पेमेंट्स, और ये सब ही कारण है कि हम वाइल्ड लाइफ जो अपने आप में विलुप्त होती जा रही है कई कारणों से, उसे और बूस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आर्टिकल कवर कर रहा है एम एफ हुसैन जो पेंटर हैं नामी, उनका ऑस्लो हॉस्पिटल में पेंटिंग्स वगैरह थी, वो भारत आने वाली हैं फॉर रिकॉर्ड 118 करोड़। आर्ट इज़ रियली वैल्यूबल। आगे बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल्स की तरफ। फेड्स डेलिकेट डांस, फिर है अगला फ्रेजाइल ट्रूस और फिर ग्लोबल ट्रेड डिसऑर्डर। ये बेसिकली यूएस मार्केट्स में चल रही उथल पुथल को देखते हुए वहाँ के फेड रिज़र्व यानी कि वहाँ का जो आरबीआई है, उसने रेट्स को लेके कुछ खबर सबके सामने रखी है, जो चेंजेस उन्होंने करे हैं। द यूएस फेड रिजर्व चूज टू कीप इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड वेडनेसडे, नोटिंग दैट अनसर्टेनिटी अबाउट द इकोनॉमिक आउटलुक हैज़ इंक्रीज्ड। तो अभी रेट चेंज नहीं करे हैं। द टारगेट रेट रेंज फॉर द फेडरल फंड्स रेट रिमेन्स 4.25% to 4.5%. The central bank signaled the possibility of two interest rate cuts during the course of the year. Chairman Powell struck a note of caution, saying, "We are not going to be in any hurry to move." हम जानते हैं कि मार्केट में सब अनसर्टेनिटी चल रही है ग्लोबली और यूएस में विशेषकर, तो इसलिए और डिसरप्शन ना हो तो इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करे हैं। आप इस टॉपिक के बारे में कहाँ और पढ़ सकते हो? आप मॉनेटरी पॉलिसी वाले टॉपिक इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हो ना, ये यहाँ पे वो आ रहा है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इससे लिंक करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति। The project released by the Fed, which points towards lower economic growth, higher inflation and unemployment, underline the challenging environment in which the central bank is operating. And it's very tough times globally as well. Trump was quick to criticize the Fed policy stance. He posted on a social media platform Wednesday the Fed would be much better of cutting rates as US tariffs starts to transition their way into economy. Do the right thing. बाकी वहाँ की पॉलिटिक्स अपने आप है। अगला है लॉन्ग लास्टिंग सीज फायर रिमेन्स अ डिस्टेंट प्रॉस्पेक्ट इन वेस्ट एशिया. When Israel and Hamas reached a three-phase ceasefire on Jan 19, there was glimmer of hope for the war-torn Gaza Strip, much of which lies in its ruins. But building on the deal to move towards a permanent peace was riddled with challenges from day one. While the first phase concluded on March 1, negotiation for phase 2 aimed at ending the war with total withdrawal of Israeli forces and release of all hostages never began. अब इसराइल हमास वॉर अपने आप में चैलेंज बन रहा है कि जहाँ सीज़ फायर की बात एक बार को हो रही थी, मगर आज भी लगातार हमले करे जा रहे हैं गाज़ा के नज़दीकी क्षेत्रों में। आज भी it broke ceasefire March 18, carrying out airstrikes and killed more than 400 people and left hundreds of more injured. Following this, a ground offensive was launched as forces moved up the Nezim corridor. The airstrikes are part of Israel's strategy to force coercive concessions from Hamas, which still has 59 hostages in captivity and was reluctant to give up leverage without a definitive move to second phase. इसराइल दबाव बना रहा है हमास के ऊपर, उसको प्रेशराइज कर रहा है, उन्हीं के लोग मार के। The war arguably keeps Netanyahu in power to give needs the support of right-wing hawks who have rallied against every ceasefire proposal. One far-right politician who quit the government over the ceasefire has returned. Netanyahu's appearance in his corruption trial has been postponed. Votes crucial to his survival scheduled in legislature. But the only way forward is not through a continuation of Netanyahu's politics as usual. It's through a negotiated settlement that maps out to the end of the war and the return of the hostages. अभी भी देखिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं वॉर के अलावा इसराइल में, और वो चैलेंजेस कैसे हैं इसराइल के सामने खड़े हैं कि जो नेतन्याहू साहब हैं पीएम,
उनके ऊपर ऑलरेडी करप्शन चार्जेस चल रहे हैं, ठीक है, केस चल रहा था, वो पोस्टपोन कर दिया गया। इसके अलावा इनके लगातार वॉर को कंटिन्यू करने के डिसीजन को इन्हीं की पार्टी के अंदर से दरार पड़ गई। पार्टी चाह रही है कि वॉर अब ख़त्म करा जाए, तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स में थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं। इसके अलावा हॉस्टेजेस की चिंता है। हॉस्टेजेस जो आज भी हमास के पास हैं, लगभग 59 आंकड़े के सामने आए हैं, इनको भी रिलीज़ करना है। वॉर के कारण इसराइल को खुद भी जो मॉनेटरी लॉस हो रहा है वो अलग ही है। तो दे आर मैनी चैलेंजेस यार। और इसराइल इन सब के अलावा जो मेन टारगेट देख रहा है कि हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को अब एक ही बार में साफ़ कर दिया जाए, कि ये ना हो कि बार बार उठ उठ के फिर से हमला करना शुरू कर दें। देर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर इन क्वेश्चन हेयर इन फ्रंट ऑफ नेतन्याहू। वही सब यहाँ बताया हुआ है। अगर ग्लोबल ट्रेड डिसऑर्डर है, रजत कठुरिया साहब कहते हैं, नो ट्रेड इज़ फ्री, डिक्लेयर्स डैनी रॉड्रिक, a Harvard economist who writes extensively on globalization and economic policy. He argues that trade between countries always involves some form of regulation, cost, and or strategic interest. Several others, including rather famously Robert Lighthizer, the former U.S. trade representative in first Trump administration, have repeated this sentiment. अब ये यूएस जो ट्रेड को लेके पूरा टैरिफ्स और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा रहा है, ये एक ग्लोबल ट्रेड डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है। ट्रेड इज नॉट फ्री इज एनालॉगस टू सेइंग देयर इज नो परफेक्ट कंपटीशन इन द रियल world. Perfect competition and free trade are artifacts of costless transactions that occur in economic textbooks. That said, both ideas are appealing because of real world we try to mimic fictionless markets to the extent possible. Our trade policy attempts to reduce artificial barriers that act as impediments to flow of goods and more recently services. No country, however, will voluntarily reduce tariffs and other barriers, and hence, in our collective wisdom, we established WTO. अब ये सब मतभेद जो होते हैं ना ट्रेड को लेकर, कोई कंट्री टैरिफ लगा रही है अपने मतलब के लिए, कोई कंट्री नियम बना रही है अपनी फेवरिंग के लिए, जो दूसरे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्हीं सब डिस्प्यूट से चलते वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कि हर कोई अपने आप से सब कुछ ना करना शुरू कर दे, to oversee smooth trade with threat of penalties on countries that violated the rules-based system. That rules-based trading system has been undermined primarily by the US would be an understatement. और अगर सारे देश अपने ऊपर ही आ जाएं कि हम ट्रेड ऐसे चलाएंगे, हमारे देश से हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, then there will be highly unstable global trade. इसलिए WTO बनाया गया था। मगर अब इसकी खुद की सैंक्टिटी क्वेश्चन में आ रही है, ये देखते हुए कि यूएस सिंगल हैंडेडली डिसीजन ले रहा है, not at all concerning about other states as well, other nations as well, other parties of WTO as well. The aggressive unilateralism by Donald Trump we are witnessing today is hardly a new phenomenon. Jagdish Bhagwati was an outspoken critic of American trade policy, particularly in the 1990s. At the time, the US employed its domestic trade laws, like Section 301, to one-sidedly coerce other countries to change their trade policies outside the multilateral framework. तो ये भी देखिए कि यूएस का सिंगल हैंडेडली डिसीजन लेना अपने आप में ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज़ के विरोध ही दिख रहा है. Slapping tariffs on China, Mexico, Canada, and India, among other countries, because the president and his advisors feel aggrieved is akin to a traffic violation in which the wrong party decides to settle the matter on the spot by physically overpowering the alleged perpetrator. In law of the jungle, the upper hand is always the class of bully, at least to start with. मतलब ये एक तरीके से वही जंगल वाला लॉ हो गया ना, जिसका जो ताकतवर हो रहा कुछ भी करने लगेगा, कल कोई और देश ताकतवर हो जाएगा, वो अपनी मर्जी से ट्रेड चलाएगा. द सिविलाइज्ड थिंग टू डू वुड बी टू सेटल परसीव हार्म्स बाय प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस. एक तरीके से भले ही ये अब देखिए चाइना, कनाडा, मेक्सिको पे उन्होंने टैरिफ लगाए, बाद में कहा चलिए कोई दिक्कत नहीं, 30 डेज़ के लिए होल्ड कर रहे हैं, अभी नहीं लगाएंगे. मगर इस इस स्पेकुलेशन में उन्होंने मार्केट को बड़ा ऊपर नीचे करवा दिया. No policy is ever win-win when there are winners and losers. India too has right to feel aggrieved that its agricultural subsidies are illegal under WTO rules. अब देखिए अगर बुराई मानने वाली बात आ जाए अपने ऊपर, तो WTO के जो नियम बनाए हुए हैं हमारी एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के खिलाफ हैं.
while Europe and the US get away with billions of dollars of income support farmers. That is because the system classifies direct income support as non-distortionary. India can also feel aggrieved that the generalized system preferences under which it got preferential access to US market was removed in 2019 when its per capita income was $2,000. The social differential treatment principle on enshrined and agreed to by all member nations was instituted to help developing nations do exactly that. देख रहे हैं आप कि अगर अपने आप से बुरा मान के निर्णय लेना शुरू कर दिए तो सारे देश में कोई ना कोई पॉइंट निकल ही आएगा ऐसा. To be sure, US actions are more political than economic. MAGA will not happen by imposing tariffs all around. America cannot efficiently produce labor intensive manufactured products or even Apple phones anymore. Yet it earns the lion's share of the value because of design and intellectual property. अब ये भी जानते हैं कि चाहे एप्पल अपने आप में जो बहुत बड़ा ब्रांड है यूएस का, वो फ़ोन तक यूएस में नहीं बनता है, वो चाइना में बनता है और अदर एशियन कंट्रीज़ में बनता है. तो एप्पल उससे कमाता कैसे है या फिर यूएसए उससे कमाता कैसे है? पेटेंट राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसी वजह से सिर्फ वही अर्न कर रहा है भारी मात्रा में. How should India respond? India has chosen to accommodate US threats by unilaterally reducing certain tariffs. The US is now India's largest export market, and given the massive uncertainty around the regime, India will be forced to concede perhaps even more than it does. A crisis they have says an opportunity. How many times has India launched much needed domestic reforms on back of crisis? This is a perfect opportunity to signal to Indian industry that wells of protection are irreversibly coming down, providing precious preparation for at least two free trade agreements with the UK and EU, and India finds itself negotiating. अब changing US trade policies is a challenge for everyone. देखिए कहा भी ट्रम्प साहब ने वेरी गुड रिलेशनशिप विद रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन इंडिया फ्रॉम अप्रैल 2. रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे इंडिया के ऊपर भी. आगे देखते हैं वॉयज ऑफ द इग्वानास, हाउ दे ट्रैवल फ्रॉम अमेरिका टू फिजी. इग्वाना आपका एक छोटा सा जानवर है. Every other iguana species dwells in America from southwest US to Caribbean and the parts of South America. So how could a handful of reptilian transplants have ended up on two islands in South Pacific? अभी रिसर्च हुई. Rafting, a term scientists use for hitching a ride across oceans on uprooted trees or tangles of plants. जैसे कोई मान ली पेड़ की बड़ी टहनी या खुद ही पेड़ अपने आप में समुद्र में गिर गया तो उसके सहारे बहते हुए आ गए साथ में उसके. Has long been recognized a way for small creatures to reach islands, but is generally seen among invertebrates, whose small size means they can survive a long way in uprooted tree trunks. Among vertebrates, lizards and snakes seem to be able to raft farther than animals, perhaps because the slow metabolism allows them to fast for a long time. Iguana species have proved adept at making shorter crossings. In 1995, scientists observed that at least 15 green iguanas rafting more than 300 kilometers on hurricane debris. अब हरिकेन आया था, सब कुछ तहस महस कर दिया, तो कुछ चीज़ें जो आपके समुद्र में जाके गिरी हैं, पेड़ की टहनियाँ ट्रंक्स वगैरह होती हैं, तो उसमें बह के ट्रैवलिंग करा 300 किलोमीटर का ट्रैवल पूरा. And researchers have long agreed that the ancestors of iguanas of the Galapagos Island made nearly 1,000-kilometer trip to from South America on bobbing vegetation. Across to South Pacific islands, however, represent an almost unimaginable challenge. This has led many scientists to argue that iguana were the remnant of an extinct group, one that possibly crossed overland from America to Asia or Australia. तो ये बहुत ही लंबी जर्नी करके अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे पहुँचे हैं. Timing is everything. A Scapata's team tackled the question by trying to work out when Fijian iguana species, which belong to a distinct genus Brachylephes, split off from their closest relatives. After sampling the genetics from 14 living iguana species, उन्होंने अध्ययन वगैरह करा अपना. The team analysis suggested that two genuses split around 30 million and 44 million years ago. The timing is important. This was roughly the time when Fijian archipelago was born. More importantly, the cold and ice around the poles at the time would have made it impossible for any lineage of temperature sensitive iguanas to make it to Asia or Australia from Americas and hop to Pacific Islands. This means that overwater rafting is the best supported mechanism. अब उन्होंने कई अध्ययन का तो यही पाया कि सारे सॉल्यूशंस देखें तो ये है कि राफ्टिंग इज़ द बेस्ट मेथड विच वुड बी अवेलेबल फॉर देम
to travel across the continent. The argument is further bolstered by the fact that a 3 to 4 month crossing, which would have been roughly the length of creatures' winter hibernation, mean lizards could have made the voyage without starving. और ये जर्नी बेसिकली विंटर के टाइम अगर हुई होगी तो और बढ़िया, उसमें वो हाइबरनेशन में होते हैं. ऑल्सो ट्रैवलिंग और वेजिटेशन वुड हैव प्रोवाइडेड द हर्बीवोर्स विद अ स्टेडी सोर्स ऑफ फूड. और जो किसी को बताया कि हमने कि ये ग्रीन हर्बीवोर्स एनिमल है, तो ये खाने वाने की कोई दिक्कत को ही नहीं होगी. जिस टहनी या जिस ट्रंक से ट्रैवल कर रहे होंगे उससे भी उन्होंने कुछ कुछ कंज्यूम कर लिया होगा. एवोल्यूशनरी जेनेटिसिस्ट हमीश डिस्पेंसर of the University of Otago said the study adds to growing body of research suggesting that long distance dispersal is far more important in evolutionary history of many animal groups. तो बहुत ही बढ़िया रिसर्च है अपने आप में. अगला है द लूमिंग पावर शॉर्टेज. The focus on rapid expansion of renewables in the absence of energy storage systems, especially over the past decade, is now resulting in increased instability in the country's electricity grid. अब पावर जनरेट तो हो रही है मगर सेव कहाँ पे होगी. There is a thermal squeeze in the non-solar hours. More than 21 gigawatts of renewable energy capacity, excluding large hydro, was added between April and January. Of the ongoing fiscal, more than doubling year on year, total capacity of 160 gigawatts, blah blah blah. However, unlike thermal capacities, which can be ramped up and down as required, renewable energy sources like solar and wind rely on specific atmosphere conditions to generate power. So, solar power is produced only during the day, and wind when speeds are running sufficiently high. हम जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का एक मैटर है कि टोटली बेस्ड ऑन द नेचर. अब जब आपकी दिन के समय धूप होगी तभी आपकी सोलर पावर काम करेगी, तो हवा तेज होगी तभी विंड पावर काम करेगी. इन समर सोलर जनरेशन टिपिकली पीक्स इन द आफ्टरनून एंड ड्रॉप्स ऑफ बाय इवनिंग, लिविंग अ सप्लाई गैप एट द टाइम व्हेन हाउसहोल्ड्स एक्सेस नॉर्थ इंडिया स्विच ऑन एयर कंडीशनर्स. अब ये दिक्कत सोलर पावर के साथ दिन में तो चाहे होता रहेगा आपका, शाम के बाद नहीं होगा. टू मीट हाई डिमांड ऑन नॉन सोलर आवर्स, बेस लोड कैपेसिटीज लाइक थर्मल आर रैम्ड अप. However, since India's coal-based thermal capacity has grown just 7% from 205 gigawatt, it's increasingly unavailable to bridge the shortfall. और अभी भी हमारे पास पावर शॉर्टेज है. And power shortages are expected this summer. India's peak power demand has surged from 169 gigawatts to 250 gigawatts. अब कहीं ना कहीं बढ़ती पॉपुलेशन के साथ में, अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशन के साथ में पावर डिमांड भी बढ़ती जा रही है. अब घरों में एसी लग रहे हैं, इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, फ्रिज लग रहे हैं. बट इज राइजिंग डिमांड एंड इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन सोलर एंड विंड विच हैव grown from 72 gigawatts in 2022 to more than 50 gigawatts in February. In late February, unseasonal cloud cover over northern India caused solar generation to plummet, triggering a sharp dip in grid frequency and scare for grid managers. Rapid demand-supply imbalance, especially in the absence of energy storage systems, can cause grid frequency deviations. और देखिए ना, जरा से बादल वादल का मैटर ख़राब हो जाए अगर किसी मौसम की वजह से, तो अपने आप में आप एक तरीके से फिर से आपको थर्मल एनर्जी पर डिपेंड होना पड़ेगा या फिर जो आपकी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं. इन स्टॉक ग्रिड ऑपरेटर्स एंटिसिपेटिंग पावर शॉर्टेजेस फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर. अब डर क्या हो रहा है, अब देखिए गर्मी सीजन आ रहा है, धीरे धीरे आ ही चुका है, अब फिर से डिमांड बढ़ जाएगी. और यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की बात हो रही है बार बार, इसको हमें और बेहतर करना पड़ेगा. एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स आर की टू इंश्योर ग्रिड स्टेबिलिटी. Recognizing the grid stability challenge posed by intermittent renewables, the Central Electricity Authority, a state-owned planning body for power sector, issued an urgent advisory on February 18 calling for energy storage systems to be co-located with solar projects. Battery energy storage system BESS and pumped storage plants can store surplus solar power during the day and release it when demand surges outside a daylight hours. While India's total renewable energy capacity has crossed 200 gigawatts, the installed energy storage capacity was just under 5 gigawatts. तो हमको यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को और बेहतर करना पड़ेगा, वरना हम जो पीक डिमांड्स है आने वाले महीनों में होगी उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे. एंड दैट विल बी चैलेंज फॉर द ग्रिड ऑपरेटर्स एज वेल. Policy missteps over the past decades are now coming home to roost. The Union Power Ministry National Electricity Plan had effectively ruled out fresh thermal capacity additions beyond 22. The plan focused almost entirely on scaling up renewables
Also, imported coal-based projects were actively discouraged, primarily in the wake of spiraling global coal prices. चैलेंज आने वाला है अपने आप में आने वाले समय में. स्टिल यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या निकल के आया है, हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे और BESS के बारे में, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के बारे में. इसी के साथ आज की रहती रखते हैं. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिएगा.